स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी अगली क्लास थर्मोडायनेमिक्स। बीएससी पार्ट सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और यूनिट कौन सी चल रही है हमारी? यूनिट सेकेंड। ठीक है, हाँ। अब आज की क्लास में एक चीज डिफरेंट ये है कि आज से एक्चुअल में हमारी थर्मोडायनेमिक्स नहीं, क्लास टेस्ट हो रही है स्टैटिकल फिजिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स था हमारे पेपर का नाम। तो थर्मो का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज से हम एक्चुअल में पढ़ने क्या जा रहे हैं? स्टैटिकल फिजिक्स। तो अब हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, हम लिखेंगे स्टैटिकल। स्टैटिकल फिजिक्स। ठीक है, सेकेंड यूनिट में ही हमारे स्टैटिकल का भी कुछ पार्ट गिवन है, तो वो पार्ट सबसे पहले हम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? थर्मो का आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है कोर्स, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट और सेकेंड यूनिट भी हाफ हो चुकी है। क्लियर? उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग उसको वापस फिर से पूरा पढ़ लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जैसे भी उस अकॉर्डिंग हम वापस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं स्टैटिकल की तरफ कि स्टैटिकल में क्या है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था आपको, थर्मो और स्टैटिकल दोनों एक्चुअल में एक ही चीज़ है। भाई बुक तो एक ही है हमारी थर्मो स्टैटिकल की, तो फर्क कहाँ पड़ जाता है कि थर्मो में एक तरीके से हमने ओनली क्या किया था, नियम है या फिर किसी निकाय पर ताप का, दाब का, आयतन का या कोई अन्य प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, रुद्धोष्म प्रभाव लग रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, आयतन अगर हम ये कर दे इसकी लिमिट तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब की लिमिट ये लगा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिकल में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी नियम का, कोई भी नियम है अगर उनके निश्चित रूप में हम प्रतिबंध लगा देते हैं किसी निकाय पर, ठीक है ना। प्रतिबंध कैसे? जैसे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए, जैसे कि मैक्सवेल ने अपना अलग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया, चाहे यहाँ पे बॉस आइंस्टीन का लॉ होता है या फिर फर्मी डिराक की स्टैटिक्स होती है, ये सब अलग अलग। तो इन सब के एक प्रकार के क्या थे? प्रतिबंध थे। ये सब अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध इन्होंने लगाए निकाय पर, और उसके बाद निकाय की क्या अवस्था रही, क्या प्रभाव हुआ, उसके बारे में स्टडी करना। ये एक प्रकार से किस में आता है? हमारा स्टैटिकल फिजिक्स में। क्लियर है? तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी बात कहाँ से आती है स्टैटिकल में? सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे गैसों के बारे में, हम मेनली गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि गैसों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, गैसों के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गैसों के नियम से मतलब हमारा क्या है? जैसे ये कोई पात्र है, सबसे पहले आप लोग कोई अलग कॉपी बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट लास्ट यूनिट आपने जहाँ खत्म की थी उसके आगे ही बस ऊपर आप स्टैटिकल फिजिक्स हेडिंग डाल करके शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम उसमें क्या लेने वाले हैं? हम देखेंगे कि गैसों के बंटन का नियम, जो किसने दिया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उनके बारे में हम सबसे पढ़ेंगे कि मैक्सवेल ने गैसों के बंटन का क्या नियम दिया। अब पहली बात तो ये कि गैसों के बंटन के लिए नियम की जरूरत पड़ी ही क्योंकि इन्होंने दिया। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि जैसे मान लो ये कोई पात्र है, इसमें हमने पूरे में क्या कर दी? कोई गैस भर दी है। अब गैस का अणु पूरे आयतन में समान रूप से फैल जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने इन गैस के अणुओं के लिए कुछ परिकल्पनाएं दी। ठीक है ना, इन्होंने कुछ परिकल्पना की गैस के अणु जैसे कि थोड़ी दूरी में, लेकिन क्या होता है कि पूरे में समान रूप से फैले होते हैं, आपस में बिल्कुल समान दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से क्या टक्कर या पात्र की दीवारों के साथ में टक्कर करते हैं, और ये सारी टक्कर क्या होती है? प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है, या एक दूसरे से टक्कर के दौरान जो ये बल लगाते हैं उसके अतिरिक्त ये अन्य एक दूसरे पर कोई और प्रकार का बल नहीं लगाते। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे नियम, मतलब गैसों की पूरी स्टडी की मैक्सवेल ने। ठीक है, तो गैस उन्होंने क्या कहा कि जैसे अगर हम ये देखना चाहें इसमें कि सारे के सारे अणु, क्योंकि हमें पता होता है गैस के अणु के बारे में एक चीज क्या होती है कि गैस के अणु कभी भी विराम अवस्था में नहीं होते हैं, कभी भी ये रेस्ट में नहीं होंगे
कि बस एक जगह बैठा हुआ है अणु, हम उसको फोर्स लगाएंगे तो वो चलेगा, ऐसा नहीं होता। गैस के अणु कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, वो गतिशील होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जैसे गति करेंगे इसमें से आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या पात्र की दीवारों से टकराते हैं, अलग अलग प्रकार की गति करते हैं, फिर इनके वेग में भी परिवर्तन होता है टक्कर के कारण। क्लियर है। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि जैसे अगर अब इसमें से हम अगर वेग की बात करें कि इनमें से कितने अणुओं का वेग पर्टिकुलर किसी एक दिशा में होगा या उनकी चाल मतलब उनकी स्पीड ये होगी, हम इसका पता कैसे लगाएं, क्योंकि ये अणु तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ आपको इतने से दिखाए गए, बाकी गैस के अणु एक छोटे से पात्र में भी गैस के अणु बहुत छोटे छोटे और बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से हम डिवाइड कर सके कि इसमें से इतने अणुओं का वेग ये है और इतने अणु इस डायरेक्शन में गए, ठीक है ना। तो इसके लिए एक नियम दिया मैक्सवेल ने, कहा कि इसके लिए हमें क्या एक बंटन का नियम देना पड़ेगा। बंटन मतलब एक प्रकार से बंटवारा जैसे होता है, तो बंटन का नियम, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, बंटन का नियम किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। क्लियर है। ठीक है। तो मैक्सवेल ने उस बंटन नियम के लिए क्या कहा कि जैसे कि कुछ निश्चित संख्या के आप अणु ले लो जिनकी आप बात कर रहे हो। तो पहली बात तो ये कि बंटन नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि जैसे अगर हम इस पात्र का ताप कांस्टेंट रख देते हैं, टी ताप रख दिया, तो उस नियत ताप पर अणुओं का एक तो होता है वर्ग माध्य मूल वेग, सुना भी होगा आप लोगों ने वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको हम बोलते हैं VRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं किसका, वेग का। ठीक है। तो एक तो अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग और दूसरा और अणुओं की संख्या जिनका वेग किसी एक निश्चित परास में है, वो दोनों कैसे होंगे, नियत होंगे। मतलब एक तो कुछ निश्चित संख्या में जैसे हमने अणु मान लिए जिनका वेग हमें पता करना है, तो मैक्सवेल ने कहा कि वो जितने अणु, मान लो 5 और 10 जितने भी अणु जिनका वेग किसी एक निश्चित परास में, मतलब वेगों की जहाँ कोई ना कोई लिमिट लगा दी हमने कि वेग इससे इसके बीच में ही होगा, ठीक है ना, जहाँ वेगों का एक निश्चित परास है, तो उस परास में जितने भी अणुओं की संख्या आ रही है वो और उन अणुओं का जो वर्ग माध्य मूल वेग है, ये दोनों कैसे होंगे, नियत होंगे। कब, नियत ताप पर, नियत ताप के लिए। ठीक है। तो ये नियम दिया मैक्सवेल ने, इसे मैक्सवेल का बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का नियम कहा जाता है। क्लियर है। ये तो था बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का नियम। इसके अलावा मैक्सवेल ने इस बंटन नियम को उत्पन्न करने के लिए और भी कई सारी परिकल्पनाएं दी गैस के अणुओं के बारे में, ठीक है। और इसके बाद इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमें प्रायिकता घनत्व की गैस के अणुओं की प्रायिकता क्या होगी किसी एक निश्चित दिशा में या किस प्रकार से गति करेंगे, इनका हमें मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। या बंटन फलन की कुल प्रायिकता जैसे x दिशा में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बात कही है कि जिनका वेग किसी एक निश्चित परास में, निश्चित परास से मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर लिमिट लगा दी, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। अब वो रीजन हो सकता है x डायरेक्शन में हो, y डायरेक्शन में हो या z डायरेक्शन में हो, किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है ना। तो उनका प्रायिकता फलन क्या होगा वो ज्ञात करना होता है हमें। क्लियर है। ये अभी हमने क्या सिर्फ इस टॉपिक का बेसिक पढ़ा है कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, समझ में आया। तो मैक्सवेल का हम इसे क्या बोलते हैं, आणविक वेगों के बंटन का नियम। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मैक्सवेल के आणविक वेगों के या आणविक वेगों का बंटन का नियम। मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन का नियम, ठीक है। ये हमें टॉपिक पढ़ना है, समझ में आया आपको। एक बेसिक बेसिक इसके बारे में हमने बताया है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें कि गैस के अणु, कितने अणु किस निश्चित दिशा में गति करेंगे, उनकी प्रायिकता क्या होगी, इन सब के बारे में हमें पता करना होता है, ठीक है। कि हमने कोई भी गैस के अणु जो है एक किसी पात्र में हमने रख दिया, पात्र हमारा कैसा भी हो सकता है। अब उस पात्र का सिंपल सी बात है कोई निश्चित एक आयतन भी होगा, तो उस निश्चित आयतन में गैस के अणु की गति किस प्रकार होगी, उनकी चाल क्या होगी, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि ये नियम
प्राप्त करने के लिए मैक्सवेल ने कुछ 2-3 परिकल्पनाएं दी। ठीक है, उन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी जिनके आधार पर उन्होंने अपना ये नियम पूरा का पूरा बनाया। 3 उन्होंने परिकल्पनाएं दी। ठीक है, वो परिकल्पनाएं क्या है आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए बंटन नियम के लिए, लिखिए आप लोग आणविक गैसों के या आणविक वेगों के बंटन के नियम के लिए, आणविक वेगों के बंटन के नियम के लिए मैक्सवेल की मूलभूत परिकल्पनाएं, मैक्सवेल की मूलभूत परिकल्पनाएं। परिकल्पना देखो, वैसे मैक्सवेल ने 7-8 परिकल्पना दी थी। अभी मैंने जो भी बताया कि पात्र में अगर गैस के अणु है तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज कि उनका वेग भी कैसा होगा कि वेग सभी वो एक निश्चित दिशा में बिल्कुल समान रूप से वो सभी के सभी क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज कि वो आपस में भी टक्कर करेंगे और पात्र की दीवारों से भी टक्कर करते हैं। ठीक है, चौथी चीज कि सारी की सारी टक्कर कैसी होगी, प्रत्यास्थ होगी। चाहे आपस में टक्कर कर रहे हैं वो या पात्र की दीवारों से टक्कर कर रहे हैं, कैसी होगी, प्रत्यास्थ टक्कर होगी। ठीक है, मतलब गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होनी वहां पे। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर से मतलब समझते हो ना, हाँ, गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, और भी उन्होंने कई सारे इसके बारे में उन्होंने नियम बताए। ठीक है, वो सब भी उनकी परिकल्पनाएं थी। लेकिन बेसिक रूप से जो 3 परिकल्पनाएं हमारे नियम के लिए काम में आई तो वो क्या थी, तो लिखिए मूलभूत परिकल्पनाएं। पहला लिखो फर्स्ट, किसी पात्र में गैस के अणुओं की गति एक निश्चित आयतन में ज्ञात करने के लिए माना कि गैस के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। माना गैस के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। अतः प्रत्येक क्षेत्र में गैस के अणुओं की संख्या समान होगी। अतः प्रत्येक क्षेत्र में गैस के अणुओं की संख्या समान होगी तथा अणुओं का वेग सब दिशाओं में एक समान होगा। अणुओं का वेग सब दिशाओं में एक समान होगा। ठीक है, मतलब सब दिशा में एक समान होगी से मतलब हमारा क्या है कि अगर हम कोई पात्र जिसको हम ले रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई हमने V आयतन का पात्र ले लिया है। अब इसके सापेक्ष अगर हम निर्देशांक देखें, ये x y z निर्देशांक है, मान लो पात्र की ये x निर्देशांक है, y निर्देशांक है और ये z निर्देशांक है। इस रूप में ये हमारा पात्र बना हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि इसके बीच में जो भी गैस के अणु है उनकी संख्या प्रत्येक दिशा में एक समान होगी। मतलब अगर आप एक एक्स अक्ष में लोगे तो भी आपके पास उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, y दिशा में भी उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और z दिशा में भी उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, और सब दिशा में इनका जो वेग होगा वो भी समान होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब एक्स में क्या कहा, हर चीज बराबर में बढ़ती है। मतलब इनमें ऐसा कभी नहीं होता कि एक्स डायरेक्शन में तुम्हें ज्यादा एटम चले गए, वाई साइड में कम रह गए, या वाई में ज्यादा चले गए बाकी दोनों में कम रह गए, ऐसा नहीं होता। और दूसरा, जो कण है भी जिस वेग से वो गति भी कर रहे हैं वो गति भी कैसी होगी, इन सबकी एक समान होगी। किसी दिशा में ज्यादा हो किसी दिशा में कम हो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड लिखो, दूसरा पोस्टुलेट लिखो, तीनों लंबवत अक्षों के सापेक्ष वेग, लंबवत अक्ष मतलब कौन से है, ये आपके एक्स वाई जेड अक्ष। ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं है ब्रैकेट पे लिख लेना, तीनों लंबवत अक्ष मतलब ये एक्स वाई जेड अक्ष। ठीक है, तो तीनों लंबवत अक्षों के सापेक्ष वेग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे।
क्लियर है? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि अगर मान लो अणुओं का वेग v है तो x डायरेक्शन में आप वेग क्या लोगे vx, y डायरेक्शन में लोगे vy, z डायरेक्शन में लोगे vz। तो ये तीनों मान एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि vx का मान vy और vz के रूप में हो, उनके रूप में नहीं होगा। तीनों मान कैसे होंगे? बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट लिखो। तीसरी परिकल्पना लिखो, किसी चुने गए अणु का वेग किसी यादृच्छिक रूप से चुने गए अणु का वेग, ये लिखो कि हमने मान लो इसमें से हमें तो स्टडी करने के लिए कोई एक अणु तो उठाना पड़ेगा, हमने रैंडमली कोई सा भी अणु उठा लिया, ठीक है ना। तो लिखो यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब यही होता है आप बिना सोचे समझे कोई एक अणु उठाओ। यादृच्छिक रूप से चुने गए अणु का वेग, यादृच्छिक रूप से चुने गए अणु का वेग किसी निश्चित सीमा में होने की प्रायिकता, वेग किसी निश्चित सीमा में होने की प्रायिकता उस वेग व सीमा का फलन होता है, उस वेग व सीमा का फलन होता है, उस वेग व सीमा का फलन होता है। उस वेग व सीमा का फलन होता है, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि ये जो यादृच्छिक रूप से कोई भी अणु हमने चुन लिया, उसके वेग की अगर हम प्रायिकता की बात करें कि वो किसी निश्चित सीमा में है, मान लो x से लेकर के और इतनी दूर में है, हमने उसकी सीमा को निर्धारित कर दी कि उस निश्चित सीमा में है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसी वेग का और वो जो सीमा है उन दोनों का ही फलन के रूप में होगी प्रायिकता। क्लियर है? प्रायिकता उसका जो भी वेग है, मान लो vx वेग है वो, और उसकी सीमा आपने vx से लेकर के मान लो vx प्लस dvx तक कर दी, vx प्लस dvx ही हमने सीमा कर दी, तो इन दोनों का फलन होगी कौन? उसकी प्रायिकता p। क्लियर है? किसकी? जो भी हमारा वेग है v और उसकी निश्चित दिशा में जो भी आप सीमा बता रहे हो कि इस सीमा के अंदर ही होगा उसका वेग, मान लो vx प्लस dvx हमने लिमिट लगा दी है x दिशा में, तो इन दोनों के फंक्शन के रूप में होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत इजी है, बस आराम आराम से चलते जाओ, एक एक लाइन को समझते जाओ। हम बस अणुओं के वेगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे देखो तीनों आपने लिख लिया कल्पना, यही तीनों कल्पना ही हमारे मेनली यूज में आएगी आगे जो हम पूरी लंबी डेरिवेशन करने वाले हैं। और टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी डेरिवेशन है एक्चुअली में इस टॉपिक में, ठीक है ना, और आपके एग्जाम्स में आती भी है। तो अभी अच्छे से समझो ताकि डेरिवेशन कैसे किया है पूरा का पूरा ध्यान रहे, ठीक है। एक भी स्टेप मिस करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या आया था। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो आप पहले लगा ही लेना, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो हमने क्या बात की, आप लोग दो डायग्राम बनाएंगे। जैसे देखो एक तो हम क्या बात कर रहे हैं, प्रत्येक दिशा में एक्स वाई जेड अक्ष में, ये एक्स एक्सिस, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। क्लियर है? कोई भी पात्र है, आयतन होगा ऑब्वियसली, तो तीनों दिशाओं में उसका कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। ये इसका मूल बिंदु। अब मान लो अगर हम वेग की बात कर रहे हैं, कोई भी कण है उसका हम वेग v की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि v का मान प्रत्येक दिशा में एक समान होगा, मतलब x डायरेक्शन में लोगे आप v का मान तो vx होगा, y डायरेक्शन में लोगे तो vy होगा, z डायरेक्शन में लोगे तो vz होगा, ठीक है। इसका मतलब v स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। इसको आपको इस समीकरण a नाम दे दो। क्लियर है? v स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हम जो पात्र की बात कर रहे हैं, मान लिया हमने कोई ये हमने पात्र ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिए गैस के अणु हैं बहुत सारे, प्रत्येक दिशा में होंगे, समान रूप से फैले होंगे, ठीक है ना। तो इनके जो हम पात्र की कुल अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई या फिर वेगों का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x अक्ष के सापेक्ष क्या होगा dvx, ठीक है।
वाई अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, डी वी वाई, और जेड अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, ये डी वी जेड। क्लियर है, डी वी एक्स, डी वी वाई और डी वी जेड, समझ गया, डी वी जेड ये मान है, ठीक है ना, मतलब ये जो ऊंचाई आ रही है ना आगे की तरफ, ये बना लीजिए इन दोनों को। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई कि ये बेसिक हम बात करना चाह रहे हैं कि ये कण है और इनके वेग की बात करें, प्रत्येक दिशा में एक समान होगा, तो वी स्क्वायर बराबर, मतलब वेग का घटक वी एक्स, वी वाई और वी जेड के रूप में हम वी के वेग के घटक ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखो, अभी जो हमने परिकल्पना नंबर 3 लिखी, तो 3 में हमने क्या कहा कि कोई भी जो हम रैंडमली कोई भी एटम चुनेंगे उसका वेग किसी निश्चित सीमा में हो, इसकी प्रायिकता किस पर डिपेंड करेगी, उस अणु का वेग कितना है और उसकी वो सीमा क्या है, उन दोनों के फलन के रूप में होगी। क्लियर है, तो आप लिखो परिकल्पना 3 से, लिखो परिकल्पना 3 से यह सत्य है कि, किसकी बात करेंगे हम, किसी भी निश्चित दिशा में, ठीक है, हम कोई भी एक दिशा ले लेंगे भाई, अभी तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो हमने एक्स दिशा में ही ले ली वेग की बात, हम मान लो एक्स दिशा में बात कर लेते, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक अणु जिसका वेग वी एक्स दिशा में हमने मान लिया, किस में मान लिया, वी एक्स दिशा में। अब हमें तो क्या लगानी है, लिमिट लगानी है कि भाई वी एक्स से स्टार्ट हो, हमने जो कहा था कि वेग निश्चित सीमा में होगा, तो सीमा हमने क्या लगा दिया कि मान लो वेग वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स, ये हमने इसकी लिमिट लगा दी कि वी एक्स से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, वी एक्स प्लस डी वी एक्स, मतलब इतनी पूरी मान के बराबर है, जैसे यहाँ से वी एक्स से लेकर के और ये पूरा जो डी वी एक्स है इसके मध्य में होने की प्रायिकता, ठीक है, तो जिसका वेग वी एक्स व डी वी एक्स के मध्य होने की प्रायिकता तो प्रायिकता क्या होगा, इन दोनों का फलन के रूप में होगा, ठीक है ना, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, इसे वी एक्स व डी वी एक्स का फलन होगी। ये मतलब था हमारा पोस्टुलेट नंबर 3। समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से समझ लो कि प्रायिकता इन दोनों का फलन, उनसे हमारा मतलब क्या है कि वेग अगर हम किसी एक दिशा में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने मान लिया एक्स दिशा ही ले लेते हैं, चलो, तो एक्स दिशा में वेग का मान क्या है, वी एक्स, और हम इसकी लिमिट लगाते हैं वी एक्स प्लस डी वी एक्स के बीच में स्थित है, तो प्रायिकता क्या होगी, इन दोनों का फलन होगी, वेग और उसकी जो लिमिट लगाई है उन दोनों का फलन होगी। यही कहा था ना हमने किसमें, पोस्टुलेट नंबर 3 में। क्लियर है, मतलब हम यहाँ से वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी एक्स, हम ये लिख सकते हैं कि फलन किसका हो जाएगी, वी एक्स और डी वी एक्स का। क्लियर है, इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जैसे हमने इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे एक्स वी एक्स और डी वी एक्स के बीच स्थित है, इसका मतलब इसी प्रकार लिख लो, सिमिलरली वाई की डायरेक्शन में क्या होगा, वेग का मान वी वाई और लिमिट क्या हो जाएगी, वी वाई प्लस डी वी वाई के मध्य स्थित होगा, ठीक है। इसी तरीके से जेड के लिए क्या स्थित होगा, वी जेड और दूसरा वी जेड प्लस डी वी जेड के मध्य स्थित होगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से इन दोनों का मान भी क्या होगा, वी वाई और डी वी वाई का फलन होगा, मतलब हम इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, वी वाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ वी वाई डी वी वाई, समीकरण 2, ठीक है, और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ वी जेड इंटू डी वी जेड, समीकरण नंबर 3। समझ में आ गया कि वेग और उसकी जो लिमिट बताई है उन दोनों का फलन होगी, तो फलन इस रूप में होगी, यहां से हमें क्या मिल गया, समीकरण हमारी 1, 2 और 3।
लिख लो। ठीक है ना, ये मान ध्यान रखना है। किसका मान है? वी बाय का। वी बाय इन दोनों के मध्य स्थित हो और वी जेड इन दोनों के मध्य स्थित हो, तो दोनों इस रूप में फलन के रूप में मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी तीनों के, ये प्रायिकता ही तो हमने बताई है, प्रायिकता की बात ही की थी ना कि इनकी प्रायिकता किसका फलन हो जाएगी? उस वेग और उसकी सीमा इन दोनों के फलन के रूप में होगी। मतलब ये हमारे पास तीनों क्या है? ये प्रायिकता के मान आए हैं। ठीक है, तो कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो देखो, कुल प्रायिकता इन घटकों के रूप में, ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1, 2 व 3 से कुल प्रायिकता क्या? कुल प्रायिकता का मान इन घटकों के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास? कुल प्रायिकता किसके बराबर आया? फलन किसका? Vx का आया, फलन Vy का और फलन Vz का, समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? Fvx Fvy इंटू Fvz, तीनों फलन के मान Vx Vy और Vz का फलन हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में साथ में क्या आ जाएगा? dvx dvy और dvz, समीकरण नंबर 4। क्लियर है? किसका मान आ गया हमारे पास? कुल प्रायिकता तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगी ना प्रायिकता एक प्रकार से। ठीक है, तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ गई प्रायिकता का मान। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या, ये तो किस रूप में आया है हमारे पास? एक्स वाई जेड के घटक के रूप में आया है प्रायिकता का मान। ठीक है, अगर हम प्रायिकता को अगर कोई अलग ही फलन माने कि अभी तो कहा है कि उसके वेग और उसकी जो लिमिट है उनके फलन के रूप में होगी, अगर हम मानते हैं कि इस फलन के रूप में ना हो, कुछ अलग फलन माने हम, तो हम v को क्या लिख सकते हैं? यदि v को एक अन्य फलन माने, v क्या है यहाँ पे? वेग। ठीक है, एक अन्य फलन माने तो क्या है? v को मतलब हम एक दूसरे फलन के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो v को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि v f ऑफ v, और f ऑफ v को मान लो आप ये भी मान सकते हो कि बराबर हमने मान लिया कोई फाइव, इसका v स्क्वायर का, vx vy और vz के रूप में स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी हमने, सॉरी इक्वेशन नंबर 8 जो लिखी थी, v स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों के लिए हम मान क्या लिख सकते हैं? फाइव ऑफ v स्क्वायर के बराबर, एक अन्य फलन के रूप में हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लिख लो ये, अब इस हिसाब से हमारे पास जो प्रायिकता है इस समीकरण के हिसाब से प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा? एफ वी एक्स एफ वी वाई और एफ वी जेड। क्लियर है? प्रायिकता सिर्फ इन तीनों मान के रूप में बराबर हो जाएगी। सॉरी एक मिनट, हाँ, इस फलन के रूप में हम मान लिख रहे हैं तो एफ ऑफ वी, ठीक है, इन तीनों मानों को तो हमने v के रूप में लिख दिया। ये क्या था? v के ही घटक थे। देखो v के घटक मतलब vx vy vz के रूप में था। हमने क्या बोला कि v को घटक के रूप में ना लिख करके एक अन्य फलन मान ले, मतलब इन तीनों को कंबाइन करके हमने f ऑफ v लिख दिया। ठीक है, और v के घटक के रूप में देखो तो fvx fvy fvz वो अलग से माना जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के एक प्रकार से क्या आ गया? f ऑफ v, और इनटू में हमारे पास dvx dvy और dvz, समीकरण नंबर 5।
समझ में आ गया? हमने एक अलग फलन के रूप में लिखा है तो लेकिन उसकी कुछ लिमिट तो लगाएंगे ही हम। इसका मतलब dbx dby और dbz ये मान तो हमारे पास आएगा ही। क्लियर है ना? और इन तीनों को घटक को हमने कंबाइन करके लिखा तो एफओपी रूप में लिख दिया। अब समीकरण ये भी कुल प्रायिकता है, ये भी कुल प्रायिकता के रूप में। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 से क्लियर है, दोनों प्रायिकता के रूप में, कुल प्रायिकता, लेकिन ये वही वेग की प्रायिकता है लेकिन ये घटक के रूप में, और ये हमने कुल प्रायिकता v के रूप में ही ले ली। ठीक है ना? तो दोनों को बराबर में हम लिख देते हैं एफ पी एक्स एफ पी वाई एफ पी जेड इंटू डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड बराबर किसके हो जाएगा? एफ वी इंटू में डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। क्लियर है? ये मान तो सेम आ ही गया हमारे पास। तो एफ बी बराबर क्या हो गया? एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड आ गया ना? देखो वही मान जो अभी हम कह रहे थे, अभी हम यही कह रहे थे ना कि ये जो तीनों फलन किसके रूप में है? इनके घटक के रूप में, इनको हम एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। तो आ गया हमारे पास वही मान कि एफ वी बराबर एफ वी एक्स एफ वी वाई और एफ वी जेड, इसके अलग अलग घटक के रूप में हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप नाम दे दो कोई समीकरण नंबर 6। और ये एफ बी का मान किसके बराबर है? 5v² के बराबर है। तो लिख लो 5v² के बराबर। ठीक है ना? एफ बी बराबर हमने 5v² माना है एक अन्य फलन के रूप में, तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 6 मान लिया हमने। ठीक है, अब जैसे v की हमने बात की, हम ये माने कि पूरे गति के दौरान वेग को अगर हमें कोई कांस्टेंट मान के बराबर मान ले कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो v को हम क्या मान लेते हैं? कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं, मतलब कि एक प्रकार से कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? यदि v का एक नियत मान हो, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, मतलब हम क्या कह सकते हैं? v एक प्रकार से कोई कांस्टेंट हो। अब v कांस्टेंट हो जाएगा तो v का जो फलन है 5v² ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो v हमने एक नियत राशि के रूप में ले लिया। तो अब हम समीकरण 6 को अवकलज करके देखते हैं कि हमारे पास मान क्या आता है। एक बार इतना नोट कर लो। तो देखो समीकरण 6 का अवकलज करने पर, मतलब नियत मानने से मतलब v का मान हमने नियत लिया तो हमारे पास एक तरीके से ये मान भी क्या नियत के बराबर आ जाएगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन का अवकलज कर देते हैं। आप लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा अभी अचानक से थोड़ा अजीब लगेगा कि ये सब चीजें क्या आ गई थर्मोडायनेमिक्स में। एक दो दिन जैसे ही एक आध कंप्लीट की डेरिवेशन होती है आपको पूरी वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस क्लास लेने के बाद नोट्स लिखने के बाद एक बार और इस पूरी डेरिवेशन को पढ़ के देख लेना, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 6 का अवकलज करने पर इसका अवकलज हम क्या लिख सकते हैं? डी एफ वी एक्स एफ वी बाय एफ वी जेड। क्लियर है? और बराबर ये तो कांस्टेंट मान है, ये पूरा हमने कांस्टेंट के बराबर, तो कांस्टेंट का अवकलज क्या होगा? 0 बराबर 0। क्लियर आ गया? पता चला हमने कांस्टेंट क्यों लिया था? अवकलन लेने पे माना गया 0। अब इसका अवकलन कर दो। अब अवकलन देखो कैसे करोगे, आपको पता है 3 है, एक का करोगे बाकी दोनों मल्टीप्लाई में एज इट इज, प्लस दूसरे का करोगे पहले और लास्ट दोनों एज इट इज। ठीक है ना? इस प्रकार से करेंगे। तो देखो जैसे सबसे पहले एक बार यहाँ देख लो, उसके बाद में आप लोग खुद करना। सबसे पहले आप लोग जैसे हम एफ बी एक्स का करते हैं अवकलन, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश बी एक्स। ठीक है, एफ डैश के रूप में हमें पता नहीं है क्या मान है इसका, तो एफ डैश के रूप में ये तो फलन एम डैश का होगा। अब वी एक्स भी तो है, एक्स का फलन वी एक्स का होगा,
तो वी एक्स का अवकलन क्या होगा, डी वी एक्स। क्लियर है। बाकी दोनों मान एज इट इज लिख दो, एफ वी वाई इंटू एफ वी जेड। समझ में आ गया। प्लस अब एफ वी वाई का करेंगे तो इसी तरीके से पहले एफ वी वाई का क्या होगा, एफ डैश वी वाई, फिर वी वाई का डी वी वाई। क्लियर। बाकी दोनों एज इट इज लिख दो, एफ वी एक्स एफ वी जेड। क्लियर है। प्लस ऐसे ही जेड का हम कर देंगे एफ डैश वी जेड इंटू डी वी जेड। बाकी दोनों एज इट इज एफ वी एक्स इंटू में एफ वी वाई बराबर 0। समझ में आ गया पूरा अवकलन। ठीक है। अब हमें समीकरण को थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं। अवकलन कैसे लिया समझ में आ गया, क्लियर। तो हम इसे थोड़ा और, क्योंकि बड़ी लेंथी से इक्वेशन बन गई, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ वी एक्स एफ वी वाई इंटू एफ वी जेड से पूरी समीकरण को भाग दे देंगे। तो इससे भाग देने पर हमने क्या किया, पूरे समीकरण को ही इन तीनों से भाग दे देंगे। अब देखो एक बार फिर यहाँ पे, अब आप जैसे एफ वी एक्स का भाग दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो एफ वी वाई एफ वी जेड से ये एफ वी वाई एफ वी जेड ये तो एज इट इज कट जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास, एफ डैश वी एक्स बटे में ये एफ वी एक्स इंटू डी वी एक्स। समझ में आ गया। पूरे से भाग दोगे आप तो ये सेम वैल्यूज है, ये तो एज इट इज कट जाएगी, एफ डैश वी एक्स बटे एफ वी एक्स बच जाएगा इंटू डी वी एक्स एज इट इज आ जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ आप डिवाइड करोगे तो देखो एफ वी एक्स एफ वी जेड ये दोनों मान तो एज इट इज कट जाएंगे, बच क्या जाएगा हमारे पास, एफ डैश वी वाई बटे एफ वी वाई इंटू डी वी वाई। प्लस ऐसे इसको डिवाइड कर दो तो एफ डैश वी जेड बटे एफ वी जेड इंटू डी वी जेड बराबर 0। समीकरण नंबर 7। समझ में आ गया। पूरी समीकरण को किस प्रकार से हमने कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गई, समीकरण नंबर 7। अब देखो इक्वेशन नंबर ए हमने शुरुआत में क्या लिखी थी, समीकरण ए क्या लिखा था हमने, वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करें, इस समीकरण का अगर हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है, तो समीकरण ए का अवकलन करने पर, अब इसका अवकलन तो इजी सा है, कर दो, एक एक का हो जाएगा, यहाँ तो प्लस में है तो बाकी दोनों वैल्यूज वैसे ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे x के सापेक्ष करोगे तो केवल वी एक्स का होगा, ये दोनों अपने आप 0। ठीक है, तो वी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2px, ठीक है, और फिर वी एक्स का खुद का क्या हो जाएगा इंटू डी वी एक्स, प्लस ऐसे ही 2vy इंटू डी वी वाई प्लस 2vz इंटू डी वी जेड बराबर v स्क्वायर क्या है, v तो हमने कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है, तो v का क्या हो जाएगा अवकलन बराबर 0। क्लियर है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं और उधर भेज देते हैं 0, मतलब हमारे पास मान क्या बचेगा, वी एक्स डी वी एक्स प्लस वी वाई डी वी वाई प्लस वी जेड डी वी जेड बराबर 0। इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 8। क्लियर है। स्टेप्स इजी इजी से ही है ना, कोई बहुत ज्यादा ऐसे लेंदी और ऐसे नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है। अब हम क्या लेते हैं, कोई एक हमने स्वेच्छा से कोई भी एक नियत मान मान लिया बीटा, बीटा को इस पूरी समीकरण 8 से गुणा करके और फिर इस समीकरण 7 में जोड़ेंगे हम, ठीक है।
तो माना एक स्वैच्छिक नियतांक, कोई हम अपनी इच्छा से मान लेते हैं एक स्वैच्छिक नियतांक, क्या ले लिया हमने, बीटा, बीटा लेंगे तथा समीकरण 8 को बीटा से गुणा करके समीकरण 7 में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि क्या ऊपर नीचे कहाँ से क्या लेकर आ रहे हैं, बट ये पूरे डेरिवेशन इस टाइप से ही है। मतलब आप देखो कितनी ज़्यादा मेहनत करके मान निकाला था, बहुत इधर उधर बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन की, आप लोग ये पूरा नोट करो, तब जाकर के हमारे पास मान आया था। कर लिया नोट? तो अब हम मल्टीप्लाई करके और इस समीकरण 7 में जोड़ के देखते हैं क्या मान आएगा हमारे पास। देखो यहाँ देखेंगे सब लोग, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इस पूरी समीकरण को एक तरह से बीटा से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हर पर बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इस समीकरण में हमें जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे भी dvx आ रहा है, यहाँ पर भी dvx आ रहा है, मतलब हम dvx कॉमन ले लेंगे, ऐसे इन दोनों में से dvy कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से dvz कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सीधे किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, f डैश vx बटे f vx, समीकरण 7 का मान है, प्लस इसमें हमें जोड़ना क्या है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके, मतलब बीटा इंटू पी एक्स, और दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे हम, डीवी एक्स। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है ना, हमने क्या किया वही है। अगर अभी मैं जबरदस्ती हम एक स्टेप और बढ़ाते कि पूरे को मैं बीटा से मल्टीप्लाई करके लिखूं, फिर हम यहाँ पूरे को जोड़े, फिर डीवीएक्स कॉमन ले, इसीलिए एक स्टेप में किया है डायरेक्टली, समझो इजी सा ही है। ठीक है, ये समीकरण 7 का मान है, ये समीकरण 8 है, इसको बीटा से और मल्टीप्लाई कर दिया तो बीटा इंटू वीएक्स आ गया, प्लस करके लिख दिया, इसमें दोनों में से डीवीएक्स कॉमन कर दिया। अब ऐसे ही आगे वाले पद क्या हो जाएंगे, तो प्लस एफ डैश वी वाई बटे एफ वी वाई प्लस बीटा इंटू वी वाई, इंटू में क्या हो जाएगा ये डी वी वाई प्लस एफ डैश डी जेड बटे एफ वी जेड प्लस बीटा इंटू डी जेड, इंटू में डी वी जेड, बराबर तो क्या है, जीरो है ही, ये भी बराबर जीरो है, तो बराबर जीरो। समीकरण नंबर 9, समीकरण 9 क्लियर है? अब देखो परिकल्पना नंबर 2, परिकल्पना 2 निकालो एक बार। उसमें हमने क्या कहा था कि जो तीनों अक्षों के सापेक्ष जो वेग का मान होगा एक्स वाई जेड के सापेक्ष, वो क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों मान जो है अलग अलग जीरो के बराबर होंगे, ये तीनों एक दूसरे से, इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब हर किसी को आप जीरो के बराबर लिख सकते हो। क्लियर है, तो हम देखते हैं जीरो के बराबर लिख करके। देखो परिकल्पना 2 से क्या है, सभी तीनों अक्षों के सापेक्ष वेग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, अर्थात प्रत्येक मान
बराबर हो जाएगा अलग अलग, मतलब हम ये लिख सकते हैं एफ डैश वी एक्स बटे एफ वी एक्स प्लस बीटा इंटू वी एक्स डी वी एक्स बराबर 0। पहले हम एक स्टेप लेके देखते हैं, ठीक है। बराबर 0, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश वी एक्स बटे एफ वी एक्स, ठीक है। डी वी एक्स तो बराबर में 0 हो ही जाएगा, बराबर इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस बीटा इंटू वी एक्स मिल जाएगा ये मान। चाहो तो इस तरीके से भी कर लो, पहले dvx को अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, बराबर भी उधर भेज दो और dvx से dvx कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मान तो फाइनल हमारे पास यही आना है, समझ में आ गया ना। बस हमने dvx को पहले उधर भेजा, डिवाइड में 0 आ गया, और उसके बाद ये प्लस में था ही बराबर 0 उधर लेके गए तो माइनस, समीकरण नंबर 10, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी दोनों से क्या मिल जाएगा हमें, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार से। एक तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश वी वाई बटे एफ वी वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बीटा वी वाई के बराबर, समीकरण नंबर 11। और एक और क्या मिल जाएगा, एफ डैश वी जेड बटे एफ वी जेड बराबर माइनस बीटा इंटू वी जेड, समीकरण नंबर 12। लिख लीजिए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 10, 11, 12 का समाकलन कर देते हैं, ठीक है। पहले एक में करके बताती हूँ, बाकी दोनों आप लोग करके देखेंगे तो हम डायरेक्ट मान लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 10, 11 व 12 का को समाकलित करने पर क्या मिलेगा, देखो एक का समाकलन करके बताती हूँ मैं, ठीक है। मान लो ये दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब ये क्या है, एफ डैश वी एक्स बटे एफ वी एक्स किसके बराबर होगा, लॉग वी एक्स के होगा। लॉग क्या होता है, देखो dx बटे x होता है एक तरीके से इंटीग्रेशन में, वही मान है ना एफ वी एक्स, और ऊपर क्या इसी का अवकलज है तो इसका मान log x के बराबर होता है ना, dx बटे x बराबर क्या होता है log x, तो वैसे इसका मान क्या हो जाएगा log एफ वी एक्स। क्लियर है। बराबर इधर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा वी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष वी एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। जैसे हम किसका करते हैं, एक्स इंटू डी एक्स का करते हैं, वी एक्स का डी एक्स के साथ में, तो क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट हमने मान लिया कोई लॉग ए के बराबर कॉन्स्टेंट मान लिया। क्लियर है, समाकलन में कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे आ गया, समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया ब्रैकेट में लिख देना, जैसे dx बटे x बराबर क्या होता है log x होता है, तो यहाँ पे क्या है f डैश dx बटे f v x, मतलब log f v x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इधर तो सिंपल है प्लस कोई कांस्टेंट मानते हैं, हमने मान लिया। अब ये log वाला टर्म है, log को log की तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये log f v x अपॉन a। क्लियर है, कैसे हो गया, log को हम इधर लेकर के माइनस log m माइनस n, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m अपॉन n के बराबर होता है, ठीक है। ये मैं एक एक स्टेप आपको बताती हूँ, किसी बच्चे को छोटी चीज भी समझ में नहीं आ रही हो इस वजह से, ठीक है ना। मुझे पता है जिनको आ रहा होगा उनको लग रहा होगा कि मैम इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हो, पर देखो ठीक है ना, log को इधर लेके आए माइनस log m माइनस log n के फॉर्मूले से हो गया log m अपॉन n के वे में, ठीक है। बराबर क्या बच गया, माइनस बीटा बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तो क्या करना है, लॉग हटाना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग से हमें पास मान क्या आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर यहाँ से एफ वी एक्स का मान हमारे पास क्या आ जाएगा,
a इंटू ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2px², समीकरण नंबर 13। ठीक है, तो ये एफ बी एक्स का हुआ। तो सिमिलरली मतलब बाकी दोनों के भी सेम इस प्रकार से ही होंगे। बिलीव नहीं हो तो आप करके देख लेना। एफ पी वाई बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आप सब में ए ही मान लो, तो ए ई की पावर माइनस बीटा बटे 2, लेकिन बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 14। जब आप इसका करोगे तो और इसका करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ बी जेड का मान, जो कि क्या होगा, ए ई की पावर माइनस बीटा अपॉन 2 बी जेड स्क्वायर, समीकरण नंबर 15। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ इन सब में हम क्या मानते हैं, जैसे मान लो समीकरण 13 ही है, 13 इंप्लाइज बीटा बटे 2 सब में आ रहा है, तो बीटा बटे 2 पूरा लिखने की जगह हम इसको कोई कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जैसे एफ पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए ई की पावर माइनस बी मान लिया हमने, बी इंटू में बी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे लिख लेना, जहाँ बी बराबर क्या है, बीटा अपॉन 2। और ये समीकरण 13 को ही चाहे इस तरीके से लिख लेना, ठीक है ना, और बाकी दोनों में भी यही सेम चीज हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समीकरण को। ठीक है, b बराबर कितना हो गया, बीटा बटे 2, तो इन सब में भी बी वाई स्क्वायर और बी वी जेड स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, तो अब इसका मतलब हमें इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ये जो कांस्टेंट a और b, अब दो कांस्टेंट आ गए हमारे पास। ठीक है ना, देखो ये दो कांस्टेंट के मान आ रहे हैं a और b, तो हमें जब तक a और b को सॉल्व करके उनके मान नहीं रखेंगे तब तक हमें ये मान नहीं पता चलेंगे। क्लियर है, तो पहले इतना नोट कर लिया आपने। अब लिखो, अतः समीकरण को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट a तथा b का मान निकालना होगा। कांस्टेंट a तथा b का मान निकालना होगा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना स्मॉल n गैस के अणुओं की कुल संख्या है। माना स्मॉल n गैस के अणुओं की कुल संख्या है। कुल संख्या है जिनका सभी संभावित वेग माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में है। ठीक है, माइनस अनंत नेगेटिव से पॉजिटिव तक, इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में है। तब गैस के अणुओं की संख्या जिनके वेग के घटक जिनके वेग के घटक, क्या घटक आए थे हमारे पास सबके, Vx और Vx प्लस Vbx, दूसरा Vy प्लस Vby और Vz प्लस Dvz हैं, जिनके वेग के घटक ये तीनों हैं। ठीक है, तो हमें उन गैस के अणुओं की कुल संख्या हमें निकालनी है। कितनी मान ली हमने कुल संख्या, स्मॉल n के बराबर मान ली। क्लियर है, स्मॉल n के बराबर हमने मानी। तो हम क्या करते हैं, देखो समीकरण 4 से हमने कुल प्रायिकता का मान क्या लिखा था, इक्वेशन नंबर 4 देखिए आप लोग, इतना लिख लिया आपने। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है कि गैस के कुल अणुओं की संख्या हमने क्या मान ली, n मान ली, तो हमें उन n अणुओं के लिए कुल प्रायिकता का मान निकालना है, जिनके वेग के घटक कहाँ से, Vx से Vx प्लस Tvx, Vy से Vy प्लस Tvy और Vz से Vz प्लस Tvz के बीच में है। ठीक है, उनके लिए हमें कुल कितना मान निकालना है, वेग का मान निकालना है। तो समीकरण 4 से कुल प्रायिकता का मान कितना आया था,
अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुल पार्टिकल n है तो n लेंगे, n इंटू में क्या था वो एफ वी एक्स एफ वी बाय एफ वी जेड इंटू डी वी एक्स डी वी बाय डी वी जेड। समीकरण 4 से हमारे पास कुल प्रायिकता इसके बराबर मान में ही आया था। क्लियर है। अब हमें किसके लिए निकाला है, ये n का मतलब ध्यान रखना क्योंकि यहाँ हमने किसके n कणों के लिए निकाला है, ठीक है ना। कुल n कणों के लिए हमने ये प्रायिकता निकाली है, n कणों के लिए। इसीलिए ये प्रायिकता बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n के बराबर, क्योंकि कुल कणों की प्रायिकता तो कुल प्रायिकता भी इनकी n के बराबर होगी। क्लियर है, n से n कैंसिल, ठीक है। अब क्या करें, हम इस समीकरण का समाकलन कर दें। समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन करो। अब यहाँ पे तो क्या तीनों अक्षों के सापेक्ष हो रहा है, dvx का भी dvy का भी dvz का भी, मतलब ट्रिपल इंटीग्रल होगा यहाँ पे, ट्रिपल इंटीग्रल। लिमिट सबकी कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अभी ऊपर लिखी ना थ्योरी, उसमें लिखवाया हमने वेग का मान सबका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के मध्य में है, ठीक है। तो कर दो इनका समाकलन, एफ वी एक्स एफ वी वाई इंटू एफ वी जेड इंटू में डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड बराबर एक, एन से एन कैंसिल हुआ, बराबर में कितना हो गया, एक। क्लियर है। अब हमें ये एफ वी एक्स एफ वी वाई और एफ वी जेड इन सबके मान रखने पड़ेंगे। तो इन सबके मान अभी हमने कहाँ से निकाले, समीकरण 13, 14 और 15। देखो आप लोग, समीकरण 13, 14 और 15, एफ वी एक्स एफ वी वाई और एफ वी जेड इन तीनों के मान हमने निकाले। क्लियर है। तीनों के मान कैसे आ रहे हैं, ए सब में कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस बी सब में कॉमन आ रहा है, अलग क्या आ रहा है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, यही मान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, समीकरण, कौन सी समीकरण थी वो तीनों, 13, 14 और 15 है ना। समीकरण 13, 14 और 15 से मान रखने पर, तो क्लियर है, मान मतलब आपको इन तीनों के रखने हैं, ठीक है ना। मान रखने पर देखो ट्रिपल इंटीग्रल एज इट इज, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तीनों के मान अब देखो, यहाँ फिर से देखना, मैं तीनों को कॉमन लेके लिखूंगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा है, आप लोग चाहे अपनी कॉपी में देखिए। आपने देखो एक तरीके से मैं बताती हूँ, तीनों के मान जैसे एफ वी एक्स आपने ये लिखा, ए ई की पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर, यही मान आया हुआ है। फिर एफ वी वाई का मान आपने क्या लिख रखा है, ए ई की पावर माइनस बी वी वाई स्क्वायर और ए ई की पावर माइनस बी वी जेड स्क्वायर। क्लियर, यही तीनों मान है 13, 14, 15 से। तो हम क्या करते हैं, तीनों यहाँ पे तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, तो आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। फिर इन तीनों मल्टीप्लाई में से ई की पावर माइनस बी कॉमन ले लेंगे हम, और इंटू में क्या बच जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब तो देके बता दिया ना मैंने, समीकरण का मान ही लिख करके बता दिया, तीनों को कॉमन ले लिया, ठीक है। और इंटू में क्या बच जाएगा, ये हमारे पास डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड बराबर एक। क्लियर है, इतना समझ में आ गया पूरा मान। अब यहाँ से हम क्या करें, ए क्यूब कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, ए क्यूब। तो हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन बच रहा है वो किसका बच रहा है, ई की पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इंटू में डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड बराबर 1। तो आपको फाइनल ये इंटीग्रेशन करना है। अब ये इंटीग्रेशन कैसा है, आप लोगों को करने आता है या नहीं, बताओ। ये इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, देखो। तो यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट दे करके, चूंकि
ये इक्वेशन, ये इंटीग्रेशन कैसा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इस प्रकार का है कुछ इक्वेशन, माइनस में a, कांस्टेंट में ये तीनों वैल्यू लेकिन स्क्वायर के रूप में, और dx का मान है। क्लियर है? ऑब्वियसली हम तो यहाँ किसी एक के लिए लेके बता रहे हैं, सिंगल इंटीग्रेशन, यहाँ ट्रिपल है इसलिए तीनों के लिए मान होगा, ठीक है ना। तो इसका मान होता है अंडर रूट पाई बाई ए। यहाँ पे आपको ये कुछ फंक्शंस होते हैं, गाउसियन इंटीग्रेशन इनको कहते हैं, गाउस के समाकलन, इनके मान ये फिक्स होते हैं और ये आपको याद ही रखने हैं। इनको अभी हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, इनके ये फिक्स मान होते हैं, डायरेक्ट किया जाता है, इनका सॉल्यूशन यही होता है। क्लियर है? तो ये मान आपको याद रखना पड़ेगा, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पाई बाई ए। पाई बाई ए कॉन्स्टेंट जो है वो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, बी, मतलब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन का, पाई बाई बी के बराबर। मतलब एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाई बी की पावर 1/2। किसका मान आया, इस समाकलन का मान आया है। लिख लीजिए इतना।